नमस्कार। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आज हम एक ऐसी ही तैयारी के बारे में बात करते हैं। अगर आज हम सभी ओवरऑल भारत के सभी राजनीतिक दल द्वारा अगर तैयारी की बात करें और उसको एक लाइन में समेटा जाए तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जनपथ पर, तो नीतीश कुमार विपक्ष के पथ पर और नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर। इन तीनों के बीच में 2024 का चुनाव होना है। साथियों, जैसा मैंने कहा कि नीतीश विपक्ष पथ पर, राहुल जनपथ पर और मोदी कर्तव्य पथ पर। इसी बात को हम इसी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या 2024 की लड़ाई इन्हीं तीनों रास्ते से होकर के गुजरेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने ऐतिहासिक पतन की ओर है। अपने उस ऐतिहासिक पतन से ऊपर उठने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक लगभग 3,500 से अधिक किलोमीटर की दूरी को पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। इस पदयात्रा में राहुल गांधी जनता से जुड़ेंगे, जन समर्थन पाने की कोशिश करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। यद्यपि इस बीच में कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है और 19 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। इन सब से बेखबर राहुल गांधी सीधे अपने आप को जनता के बीच में लेकर के गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी को रिलॉन्च कर रही है जनता के बीच में। यद्यपि इसका ज़्यादा क्षेत्र दक्षिण भारत को रखा गया है। संभवतः दक्षिण भारत को रखने के पीछे कारण यह हो सकता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण का दुर्ग अभेद ही बना हुआ है। इसलिए दक्षिण भारत की 129 सीटों पर नजर गड़ाए हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस यात्रा का ज्यादातर क्षेत्र भी दक्षिण भारत को ही कवर कर रहा है। अच्छी कोशिश है और इस तरह की यात्राओं को करके राहुल गांधी भारत के कुछ चुनिंदा नेताओं, जिनमें चंद्रशेखर, मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी की श्रेणी में अपने आप को रख पा रहे हैं, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर के ऐसी यात्राएं की हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष पथ पर नीतीश कुमार हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने राजनीतिक सहयोगी को बदल करके बिहार में सरकार बनाई, बिहार में सरकार बनाने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के सभी जो विरोधी दल थे उन सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में केसीआर से मिले तो दिल्ली आकर के राहुल गांधी से मिले, ओम प्रकाश चौटाला से मिले, मुलायम सिंह यादव से मिले, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हुई। यद्यपि अभी और मुलाकातें बाकी है। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और M.K. स्टालिन, जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं से अभी मुलाकातें बाकी है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार इनसे भी मिलेंगे। नीतीश कुमार को ऐसा भरोसा है कि जिस प्रकार से 1977 में और 1989 में जब विपक्ष एक हो गया तो सत्तारूढ़ पार्टी को हराया गया, ठीक उसी प्रकार से अब भी हो सकता है। 1996 का भी उदाहरण याद होगा। 1996 और 2004 में जब चुनाव के पश्चात विपक्ष एकजुट हुआ तो सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार को इस विपक्ष पथ पर
चौधरी देवीलाल की भूमिका निभानी भी होगी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी भूमिका निभानी होगी। जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल ने 1989 ईस्वी में राजीव गांधी के तमाम विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाने में सफल हो पाए थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस की, राजीव गांधी की जन विरोधी नीतियों को जिस प्रकार से एक चेहरा बने, जन विरोधी नीतियों को उजागर किया और जिस प्रकार से वो एक चेहरा के रूप में जाने गए, राजीव गांधी के विरोधी चेहरे के रूप में, वैसी कोशिश नीतीश कुमार को भी करनी होगी। उस समय 1989 में चौधरी देवीलाल, बीजू पटनायक, करुणानिधि, एनटी रामाराव, जॉर्ज फर्नांडिस, लेफ्ट और यहाँ तक भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक समर्थन लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी साथ पाए थे। नीतीश कुमार को ये कोशिश करनी होगी कि वो भी तमाम विरोधी दल को, जिसमें खासकर मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं को एक मंच पर लाना होगा। लेफ्ट और कांग्रेस को भी उस मंच पर जगह देनी होगी और पब्लिक के बीच में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के अपना वो चेहरा भी दिखाना होगा जिसमें नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी नीतियां जो लोगों के खिलाफ गई है उसको उजागर करना होगा। तो इन दोनों चुनौतियों से बेपरवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को उद्घाटन करते हुए राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। न केवल राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया, बल्कि इंडिया गेट के बगल वाली छतरी, जहां 1967 तक किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी और 1967 से वो खाली थी, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा करके अपने राष्ट्रवाद की तीर को तर्कस से बाहर निकाल दिया। आजादी के अमृत महोत्सव में लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री ने कहा था, हमें गुलामी वाली मानसिकता को त्यागना होगा और इसी मानसिकता को त्यागने का प्रतीक था राज्यपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कह सकते हैं गुलामी के प्रतीकों को हटाने का ही एक मार्ग था। तो दूसरी तरफ INS विक्रांत को जलावतरण करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना के भी झंडे में बदलाव किया और उसमें छत्रपति शिवाजी को जगह दी। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवाद के तर्कस से ऐसे और भी तीर निकलेंगे और इसी तीर के से राहुल के जनपथ और नीतीश कुमार के विपक्ष पथ को सामना कर पाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश कहते हैं कि जब ये यात्रा खत्म होगी, राहुल गांधी एक नए क्लेवर में और नए नेता के रूप में स्थापित होंगे और जनता का समर्थन उनको मिलेगा। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सहयोगी और जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, जो 1996 और 89 के जोड़ तोड़ की राजनीति के अहम किरदार थे, कहते हैं कि जब विपक्ष एकजुट हुआ है, सत्तारूढ़ दल को हराया गया है और 1977 से लेकर आज तक ऐसा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्रवाद की तर्कस से, उस राष्ट्रवाद के तर्कस में कुछ हिंदूवादी तीर भी निकलेंगे और इसी तीर से मुकाबला करके 2024 का रण जीतना चाहते हैं। धन्यवाद साथियों। कह सकते हैं कि 2024 की रणभेरियां बच चुकी है। अब इस रणभेरियों में देखना है कि किसके तर्कस से कौन कौन से तीर निकलते हैं।
धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए पॉलिटिकल पिच को जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।